फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अगर जिन्होंने पहला चैप्टर मेरा नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे जाके पहले चैप्टर को देख सकते हैं, जिससे आपको अपना जो अगला चैप्टर है वो थोड़ा सा इजी फील होगा। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रिएक्शंस क्या हैं, कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। You have learnt in your previous classes that the sour and bitter taste of the food are due to acids and base. आपने जो अपने पुराने जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ा होगा कि एसिड जो होते हैं वो सोर और जो बेस होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। को ज़्यादा खाने के बाद एसिडिटी भी हो जाती है, एसिड बनने लगता है। तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे, लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा? ऑब्वियसली एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसको ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, यानी उसको बेसिक सॉल्यूशन देंगे। इस बात की समझ आप में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी नोन दैट फैक्ट आर सोर इन टेस्ट, ये सोर इन टेस्ट होते हैं, एंड चेंज इन कलर टू ब्लू लिटमस टू रेड। तो जो भी एसिड्स होते हैं वो हमारे सोर इन टेस्ट होते हैं और ब्लू लिटमस को क्या कर सकते हैं, वो रेड। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी एसिड्स होते हैं वो लिटमस बताऊंगा क्या होता है। लिटमस एक इंडिकेटर होता है, तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। अगर ये ब्लू लिटमस को रेड कर दें तो हम बोलेंगे ये क्या है, एसिड्स हैं। ये क्या है, एसिड्स हैं, ठीक है। चलिए ब्लू यानी रेड को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में। ऐसे को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ऐसे सब्सटेंस को जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलते हैं। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। एक हमारा टर्मरिक भी है, टर्मरिक भी हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। तो ये इसी साल क्वेश्चन आया है कि इनमें से नेचुरल इंडिकेटर को पहचानिए। तो उसमें एक ऑप्शन था लिटमस और दूसरा था टर्मरिक। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे हमारे। ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, नेचुरली मिलते हैं हमें, ठीक है। हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप? आपने देखा होगा जब भी सब्जियां आपके शरीर या कपड़े पर गिर जाती हैं तो आप जब उसको साबुन से, सोप से धोते हो तो वो रेडिश ब्राउन कलर का कपड़ों पे आपके पे आ जाता है, ठीक है। विच इज बेसिक इन नेचर। जो सोप होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं कि एसिड और बेस को पहचानेंगे कैसे। बेसिकली हम इंडिकेटर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। इंडिकेटर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर हमारे दो टाइप के होते हैं। इंडिकेटर मतलब जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और दूसरे टाइप के होते हैं हमारे सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। इनमें से हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर है वो है आपका टर्मरिक एंड लिटमस पेपर। और अगर हम इसकी बात करें आपके सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे दो हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर इफेक्ट। तो मैंने बताया भी था आपको कि एसिड और बेस अगर एक दूसरे से मिल जाएं तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी इफेक्ट को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये लिटमस पेपर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं लिटमस पेपर के बारे में। तो लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। जो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। एक नेचुरल डाई है, ठीक है ना। और ये कहाँ पाए, किससे मिलता है हमें, लाइकेन से। ये भी ध्यान दीजिएगा, लाइकेन से मिलता है। और इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल कलर। क्या होता है, पर्पल कलर, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिएगा, पर्पल कलर का होता है। अगर नेचुरली हम देखें तो पर्पल कलर का होता है ये। एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है ये, और बेस डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। और भी इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है।
जैसे टर्मरिक है, तो टर्मरिक का भी मैंने बता दिया, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे आपने दो इंडिकेटर और सुने थे जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, जिसमें मिथाइल ऑरेंज है और हमारा फिनोल्फ्थालीन है। ठीक है, अभी देखेंगे कि इंडिकेटर्स से कैसे कलर चेंज होता है, एक जो आने वाली एक्टिविटी है उसमें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो एसिड और बेस है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं। तो इस चैप्टर में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात करेंगे। पूरे चैप्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पूरा चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं एक्टिविटी 2। इसमें हमने क्या किया, ये एक्टिविटी क्या कहती है मैं आपको समराइज कर देता हूं उसके बारे में। इसमें इंडिकेटर्स को कैसे हम एसिड बेस को हम इंडिकेटर के थ्रू पहचानेंगे उसके बारे में ये पूरी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम एसिड ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एसिड ले लिया, कोई भी एसिड ले सकते हैं। देखिए ऊपर एसिड दे भी रखे हैं, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब एसिड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक एसिड ले लिया HCl। ठीक है, एक सैंपल ले लिया HCl का। अब चूंकि एसिड है तो ये रेड लिटमस पेपर पे नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर है तो उसको कर देगा ये रेड। क्या कर देगा? रेड। ये ध्यान दीजिएगा कि ब्लू लिटमस पेपर को ये क्या कर देगा? रेड कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिनोल्फ्थालीन क्या करेगा। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि ये सबसे पहले HCl लिया था हमने, और मैंने बताया था आपको नो इफेक्ट, और इसको कर देगा ये रेड। ठीक है, जबकि फिनोल्फ्थालीन की बात करें तो फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन को क्या कर देगा? ये फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस एसिड क्या करता है? इसको कलरलेस कर देता है। ठीक है ना, और मिथाइल ऑरेंज को कर देगा रेड, तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे तो आप उसमें नोट भी कर सकते हैं कि HCl जब भी लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर पे डाला जाता है तो नो इफेक्ट, ब्लू पे ये क्या कर देता है? इसको रेड कर देता है। फिनोल्फ्थालीन पे इसका कलर जो हो जाता है वो कलरलेस हो जाता है, फिनोल्फ्थालीन का जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो रेड हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि जो गिवन एसिड है, वो जो गिवन सबस्टेंस है वो एक एसिड है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम बेस। तो एक बेस ले लेते हैं, कोई भी बेस ले लेते हैं। तो मैंने ले लेता हूं NaOH। ठीक है, मैं ले लेता हूं NaOH। अभी बताएंगे कि बेस और एसिड को पहचानते कैसे हैं। ठीक है ना, तो आने वाले अपकमिंग टॉपिक्स में कवर हो जाएगा। तब वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ये ब्लू। मैंने बताया भी था आपको कि जब भी बेस रेड लिटमस पेपर पे डाला जाएगा तो उसको वो टर्न इनटू द ब्लू। ठीक है, ब्लू को क्या करेगा? नो इफेक्ट, ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, फिनोल्फ्थालीन को क्या कर देगा? फिनोल्फ्थालीन को कर देगा पिंक। जब भी कोई बेस अगर आप मिथाइल फिनोल्फ्थालीन पे डालते हैं तो उसको वो पिंक कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज पे क्या होगा? तो मिथाइल ऑरेंज का जो कलर होगा वो हो जाता है येलो। अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है तो आप समझेंगे द गिवन सब्सटेंस इज बेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल से पहचाने जाते हैं। ऐसे मतलब स्मेल से पता लग जाता है कि वो गिवन सब्सटेंस जो है एसिड है या बेस है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है कि कुछ सब्सटेंस हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। ऐसे सब्सटेंस जिनका एसिड और बेस डालने पर जिनके ऑर्डर में चेंज आता है, जिनकी स्मेल में चेंज आता है। ऑर्डर मतलब स्मेल, मतलब जिनकी स्मेल में चेंज आता है। ठीक है ना, तो ऐसे इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल फैक्ट्री में जैसे मैं मान लेता हूं ओनियन। ठीक है, तो ओनियन पे जब भी आप एसिड डालोगे, क्या डालोगे? एसिड डालोगे, तो ओनियन की स्मेल जो है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल रिटेन रहेगी, मतलब कोई स्मेल में चेंज नहीं आएगा। मतलब जैसी स्मेल ओनियन की होती है, प्याज की होती है, वैसी स्मेल उसको देने वाली है। और आपने देखा भी होगा, आप जब नींबू डालते हैं, वो जो कि एक एसिड होता है, तो उसकी प्याज की स्मेल में कुछ चेंज आता है क्या? नहीं आता है कोई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है,
अगर हम ओनियन में बेस डाल दें, यानी ओनियन को अगर मैं साबुन से धो दूं मान लो, ठीक है, ओनियन में अगर मैं बेस डाल दूं, बेस की कुछ बूंदें डाल दूं, तो क्या होगा? नो स्मेल, स्मेल गायब हो जाएगी, मतलब प्याज की स्मेल ही चली जाएगी, ठीक है ना। तो कुछ और इंडिकेटर्स भी हैं हमारे पास, यहाँ नीचे देखिए, जैसे क्लोव ऑयल है, वनीला है, ठीक है, ये भी हमारे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, ये हमारी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, ठीक है। ये देखिए वनीला, क्लोव, ये भी कैसे हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट द मेटल? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आता ही आता है भाई, ठीक है। क्या है इसमें? हमने एक एसिड ले लिया, देखते हैं इसको। एसिड कौन सा लिया हमने? H2SO4, H2SO4, और उसमें हमने डाल दिया जिंक ग्रेनुअल। क्या हुआ? जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, तो ये इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताया आपको। अगर एक तरफ कंपाउंड है और दूसरी तरफ एलिमेंट है, तो एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी पहली सीरीज देख सकते हैं, उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बनेगा ZnSO4 प्लस कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ यही दिखाया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, जिंक ग्रेनुअल डाले, तो यहाँ कौन सी गैस रिलीज हो रही है? यहाँ साबुन सॉल्यूशन लिया, और यहाँ से जो बबल्स निकल रहे हैं, इसको हमने जलती हुई कैंडल से दिखाया है, जलती हुई कैंडल से टेस्टिंग की है इसकी। अच्छा, हाइड्रोजन की टेस्टिंग भी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ देखा होगा आपने, यहाँ जो हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है, निकलने के बाद हमने उसको क्या किया? बर्निंग कैंडल लेके गए उसके पास, तो ये बबल साउंड यानी पॉपअप साउंड के साथ जलती है। कैसे जलती है? पॉपअप साउंड के बाद, ठीक है। पॉपअप साउंड के साथ जब भी जलती है तो इसको हम पहचान लेंगे कि ये गिवन गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। गिवन गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन है। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन कैसे करेंगे? कि जब भी हम जलती हुई कैंडल इस गैस के पास लेके जाएंगे, तो बबल साउंड के साथ, पॉपअप साउंड के साथ ये बबल्स निकलेंगे और वो पॉपअप साउंड के साथ जलेंगे, ठीक है। तो हम पहचान लेंगे द गिवन गैस इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें इसी एक्टिविटी में देखिए, इसमें क्या किया हमने क्या किया? एसिड लिया, और एसिड में क्या मिलाया हमने? मेटल मिलाया, ठीक है। तो जब भी एसिड का मेटल के साथ में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ ऊपर हमने देखा भी था, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एसिड का मेटल के साथ में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट और बेस का रिएक्शन भी, मतलब मेटल और बेस का रिएक्शन भी दिखाया गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेटल और बेस का रिएक्शन भी दिखाया गया है। यानी अगर मेटल और बेस का भी रिएक्शन कराएं, हम मेटल और बेस का भी रिएक्शन कराएं, तब भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है हर बार, ठीक है। तो ये याद कर लेना, गांठ बांध लेना इसको। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, कई बार पूछा भी आता है कि विच गैस विल रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड और बेस। तो कौन सी गैस लिखोगे आप? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा है एक आपको रिएक्शन भी बेस का देखने को मिलेगा, ये बेस है, ठीक है। जहां आपको OH दिखे समझ लेना वो बेस है, और जहां आपको सिर्फ H दिखे वहां समझ लेना कि ये एसिड है। अभी इतना समझ लो, आगे अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ OH है तो बेस है ये, ठीक है। बेस का मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सोडियम जिंकेट बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? ठीक है, एसिड के साथ में ये कैसे रिएक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाल लिया, और सोडियम कार्बोनेट के बाद हमने क्या ले लिया?
तो उसमें एसिड डाला, सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम बाई कार्बोनेट में हमने एसिड डाल दिया। ठीक है, हमने सोडियम कार्बोनेट में और सोडियम बाई कार्बोनेट में क्या डाल दिया, एसिड। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाई कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन देखेंगे। तो जब भी एसिड का रिएक्शन होता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है। जब भी इन दोनों के साथ रिएक्शन होगा किसका, एसिड का, किसका, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ में, तो क्या बनता है देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ जब भी सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है, इसका जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो ध्यान रखना जब भी कार्बोनेट वर्ड आपके दिमाग में आए तो कार्बोनेट में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड। सेम आपका जो रिएक्शन है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होने वाला है। इसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब भी हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ भी सॉल्ट, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, अब आपसे कोई कहे कि भाई हमें क्या पता ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके लिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करेंगे, जब भी आप क्विक लाइम में कौन सी गैस फ्लो करा दो, जो गिवन गैस है, हमें नहीं पता वो कौन सी गैस है, ठीक है ना, तो गिवन गैस को हमने फ्लो कराया। तो जैसे ही गिवन गैस को हमने फ्लो कराया, ठीक है, तो हमने देखा कि जो लाइम वाटर है वो कैसा हो गया, मिल्की हो गया। कैसा हो गया, मिल्की हो गया, दूध जैसा सफ़ेद कलर आ गया उसमें। ठीक है, लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की। तो हम बताएंगे कि गिवन गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। जब भी आप लाइम वाटर में कार्बन यानी कोई भी गैस फ्लो कराओ, अगर वो मिल्की हो जाए तो इसका मतलब जो गैस हमने फ्लो कराई है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम और फ्लो कराते रहे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऊपर देखिए एक रिएक्शन भी है इसका, यहाँ देखिए, अगर हम लाइम वाटर में क्या फ्लो करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन रहा है, CaCO3 यानी मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट का साइन है, नीचे की तरफ डाउन एरो लगा देंगे। प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। मैंने आपको बताया भी था कि प्रेसिपिटेट आर दो सब्सटेंस विच आर इनसॉल्युबल इन सॉल्यूशन में हमेशा ये इनसॉल्युबल रहते हैं। तो यहाँ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इनसॉल्युबल है, इसीलिए हम इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे और फ्लो कराते रहे, यानी CaCO3 प्लस H2O में और CO2 फ्लो कराते रहे, तो क्या बन जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे टेस्टिंग, एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। लाइम वाटर में जब भी आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराएंगे तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, क्योंकि वो बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए उसका कलर मिल्की हो जाता है, दूध जैसा। ठीक है ना, और अगर एक्सेस अमाउंट में अगर हम गैस और फ्लो कराते रहें तो क्या बन जाएगा, एक सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए, लाइमस्टोन जो है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो लाइमस्टोन की कई फॉर्म होती है, चौक, मार्बल, लाइमस्टोन, इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को हम नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखा भी है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब भी एसिड के साथ में रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर बनेगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, आज इस चैप्टर को फिनिश करके छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है एसिड और बेस का रिएक्शन। ठीक है, वाह, एसिड और बेस दोनों आप कंबाइन के कैसे होंगे। तो जब भी एसिड का बेस के साथ में रिएक्शन होता है तो ध्यान दीजिएगा क्या बनता है,
सॉल्ट प्लस वाटर, वहाँ हाइड्रोजन निकल रही थी, यहाँ वाटर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके पास H+ आयंस होते हैं और इसके पास होते हैं OH- आयन। तो जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये बनेगा वाटर। ध्यान दीजिए, आयन हो और बेस मतलब जिसमें OH- आयन हो, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने पर क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, तो NaCl क्या बना हमारा, सॉल्ट, और क्या निकला, वाटर। क्लियर। तो बेस और एसिड का जब भी रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। वेरी गुड, आगे चलते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेटेलिक, जो जितने भी ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जैसे Mg मेटल हो गया, और ऑक्साइड मतलब O2, ठीक है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं यानी Na2O, MgO होगा, सॉरी ये MgO, ठीक है, MgO Na2O, ठीक है, या फिर और भी बना सकते हैं ZnO, ठीक है। ये जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए मेटल ऑक्साइड एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको क्या लग रहा है, क्या ये कुछ एसिड ऐसा नहीं है जैसे एसिड और बेस कंबाइन हो रहे हो, यस, एसिड और बेस ही कंबाइन हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ कि जब भी आप मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड क्या है, यहाँ बेस ही तो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के थे, वैसे ही जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जैसे CO2, NO2, SO3, SO2, ये सब क्या है, नॉन मेटल और ऑक्साइड्स हैं उनके, ठीक है। तो जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सब एसिड की तरह बिहेव करते हैं, वो सब एसिडिक नेचर होता है उनका। कैसा होता है, एसिडिक नेचर, ठीक है। तो जब भी एसिड प्लस बेस के साथ वो कंबाइन करेंगे तो वो भी सॉल्ट प्लस वाटर ही रिलीज करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं, व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, ठीक है ना। तो क्या एसिड और बेस सभी तरह के एक जैसे होती हैं, क्या सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, वो कर देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिया, यहाँ डाइल्यूट HCl ले लिया, ठीक है। यहाँ अलग अलग देखिए हमारे पास कौन कौन से एसिड है, हमारे पास ग्लूकोज है, हमारे पास एल्कोहल है, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम HCl बोलते हैं, और दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। हमारे पास 4 एसिड है। हमने क्या किया, ये अरेंजमेंट बना लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, पानी लिया, उसमें हमने एसिड डाला। ये अरेंजमेंट देख लेते हैं हम। यहाँ हमने क्या डाला, HCl सॉल्यूशन को डाला, तो आपने देखा कि यहाँ बैटरी, ये एक बल्ब और एक स्विच। तो हमने देखा कि इस सॉल्यूशन से जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये कौन सा, HCl से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो HCl डालने पर बल्ब ग्लो कर रहा है। फिर हमने क्या डाला, फिर हमने H2SO4 डाला, तब भी बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ग्लूकोज डाला, सॉल्यूशन में ग्लूकोज एंड एल्कोहल डाला, एल्कोहल डाला, तो क्या देखा हमने कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ये बल्ब जो ग्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ग्लूकोज और, वेरी इंपॉर्टेंट, जो ग्लूकोज और एल्कोहल है वो एसिडिक नेचर नहीं रखते। समझ में आ रहा है, यानी ये प्रॉपर एसिड नहीं है, प्रॉपर एसिडिक कैरेक्टर इनमें शो नहीं हो रहा है, ये वीक एसिड्स हैं, ठीक है, बहुत वीक एसिड्स हैं ये, ठीक है।
तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड से बल्ब ग्लो हुआ, ग्लूकोज से नहीं हुआ, क्योंकि ये वीक एसिड्स हैं। आप बाद में देखेंगे कि वीक एसिड्स होते क्या हैं। वीक एसिड्स वो होते हैं जो 100% डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, जो 100% H+ आयन नहीं देते हैं, जैसे HCl है, ठीक है, जैसे HCl है। तो HCl को जब भी आप पानी में डालोगे ना, वाटर में डालोगे, तो ये 100% अपने H+ आयन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो H+ प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, यानी अपने सारे हाइड्रोजन आयन इसने, ठीक है। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो देखिए एसिल एसिड है, क्योंकि क्या दे रहा है ये एक्वा सॉल्यूशन में, H+ आयन दे रहा है। तो द सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। अब समझ में आ गया होगा कि एसिड कौन कौन से हैं, ठीक है। एक और एसिड को देखते हैं हम, जैसे H2SO4, इसको भी अगर एक्वा सॉल्यूशन में डालें तो 2H प्लस SO4 माइनस। देखिए ये भी अपने सारे H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब ये है ये भी क्या है, एक एसिड है, ठीक है। जबकि ग्लूकोज के केस में या फिर एल्कोहल के केस में अगर देखें, ठीक है, या एसिडिक एसिड के केस में हम देखें CH3COOH, अगर इसको मैं एक्वा सॉल्यूशन डालूंगा तो CH3COO माइनस प्लस H2 गैस रिलीज होगी। अब देखो यहाँ H+ आयन, अब देखिए यहाँ कहाँ है सारे H+ आयन गए, यहाँ पे CH3 बचा है ना, ये सारे H+ आयन अपने रिलीज नहीं कर रहा है, इसलिए ये वीक एसिड्स हैं, ठीक है ना। ऐसे ही वीक आपके बेस होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, ठीक है ना, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे NaOH है, NaOH को भी आप एक्वा सॉल्यूशन डालोगे तो Na+ और OH- आयन में ये टूट जाएगा। तो यहाँ अपने सारे OH- आयन इसने रिलीज कर दिए, ठीक है, आयंस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्टेड इनटू द आयंस कंप्लीटली, ठीक है, डिसॉल्व कंप्लीटली। तो इस तरह के बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जबकि कुछ बेस ऐसे होते हैं जो अपने ऐसे बेस जो अपने सारे OH- आयन को रिलीज नहीं करते, डिसॉल्व नहीं करते एक्वा सॉल्यूशन में, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये सब वही समझाएगा जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगला है आपका व्हाट हैपन टू एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ एक एक्टिविटी और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए ये वो एक्टिविटी है जो हमने देख चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है, इस एक्टिविटी को ध्यान से समझिएगा। चलिए इसमें देखिए, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ NaCl, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप ऑपरेटर एज शोन, ठीक है। हमने क्या कर लिया, NaCl लिया, उसको एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, उसको पानी में डाल दिया उसको। फिर हमने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेने पर आप इसमें जब दोनों हैं ये कंबाइन हो जाएंगे तो इसमें से गैस निकलेगी, और पता है वो गैस कौन सी होती है, अब यकीन नहीं मानोगे, वो गैस होती है HCl। ये H2SO4 डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसमें से एक गैस निकलती है, इसको बोलते हैं हम HCl गैस। पर ये प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस भी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। अगर मैं इसके पास वेट ब्लू लिटमस पेपर लेके जाऊं, ध्यान देना, वेट ब्लू लिटमस पेपर, तो क्या करेगी ये, इसको क्या कर देगी, ये रेड कर देगी, क्योंकि ये कैसी गैस है, HCl गैस है, एसिड है ना, एसिड तो रेड कर ही देगा ब्लू लिटमस पेपर को। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, वेट लिटमस पेपर है, ये क्या है, वेट। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है ड्राई HCl गैस लो, और ठीक है, और उसको ड्राई लिटमस पेपर पर डालो। ध्यान देना, ड्राई HCl गैस, ड्राई भी ध्यान देना, ड्राई मतलब ड्राई, वेट नहीं, ड्राई HCl गैस, और दूसरा कह रहा है ड्राई लिटमस पेपर, तो दोनों ही ड्राई हैं। तो मैंने क्या बताया था, एसिड जब भी अपना कैरेक्टर शो करता है जब वो एक्वा सॉल्यूशन में जाता है, तो यहाँ दोनों ही ड्राई हैं, ड्राई लिटमस पेपर और ड्राई HCl गैस। तो क्या ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, नहीं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में दोनों ही ड्राई हैं और जो HCl गैस है अब वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगी, ठीक है। इसमें एक चीज और दी हुई है कि अगर ह्यूमिड कंडीशंस हो, कैसी कंडीशन हो, ह्यूमिड कंडीशन हो, तो उस केस में गैस की जगह उसमें ना वाटर वेपर मिला आएगा, ठीक है, वेट। अब उसको सुखाएंगे कैसे, मतलब HCl गैस जब ह्यूमिड कंडीशन में निकलेगी तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में उसमें वाटर भी ऐड हो जाएगा।
तो अगर हम उसको कैल्शियम क्लोराइड से पास करते हैं, कैसे, कैल्शियम क्लोराइड से पास करते हैं, तो हमें ड्राई HCl गैस मिलती है, ठीक है। इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस थ्रू अ गार्ड ट्यूब, और उस गार्ड ट्यूब में होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट टू ड्राई द गैस, ठीक है। इससे क्या हो जाती है, गैस ड्राई हो जाती है, ठीक है। ड्राई भी करनी होती है ना हमें। अब यहाँ वही जो मैंने बताया था आपको कि HCl जब भी वाटर में जाएगा, ठीक है, तो अपने H+ आयन रिलीज कर देगा, और H+ आयन जैसे ही रिलीज होंगे तो जो हाइड्रोजन है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि HCl जब भी एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो H+ प्लस Cl आयन माइनस में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये जो H+ आयन है ना, ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, तो ये क्या करेगा, H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन, क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे सबस्टेंस जो H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, उनको बोलते हैं एसिड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एसिड सोरिन टेस्ट होते हैं, लेकिन टेस्ट करके हम हर चीज को पता नहीं कर सकते ना, HCl को आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरी डेफिनेशन है, इसको हम अरेनियस एसिड्स भी बोलते हैं, ऐसे सबस्टेंस जो H+ आयन रिलीज करें, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसे बेस जो OH- आयन रिलीज करें, ऐसे बेस जो OH- आयन रिलीज करें एक्वा सॉल्यूशन में, ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सबस्टेंस को बोलते हैं हम बेस, ठीक है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये OH और MaOH का, ये भी दोनों देखिए स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। और कुछ बेस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऐसे बेस को हम एल्कलीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, एल्कलीज, ठीक है। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, जैसे NaOH है वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, तो ये हमारा एल्कलीज है, ठीक है, क्लियर। चलिए, एसिड और बेस मिलने पर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए यहां देख लेते हैं, जैसे NaOH प्लस HCl, ठीक है, क्या बनता है, अब यहाँ देखिए, ये जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो ये H+, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O-, तो ये दोनों कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, H2O वाटर, यहाँ से Na और यहाँ से Cl जब कंबाइन होगा तो ये बनेगा NaCl, ठीक है। अब ये OH- है तो यहाँ प्लस आएगा, और जहाँ Cl H+ है तो यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ Na+ और Cl कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl, और ये हमारा होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। चलिए, तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलके बनता है, सॉल्ट एसिड प्लस बेस मिलके बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। चलिए, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको समझना है कि कभी भी हम एसिड और बेस में पानी नहीं मिलाएंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो कभी भी उसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हम वाटर में एसिड और बेस मिलाएंगे, ठीक है। जब भी आपको एसिड और बेस को डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है, ठीक है, मतलब अगर ये एसिड और बेस हमारे कॉन्सेंट्रेशन इनकी हाई है तो पानी मिला के इनको डाइल्यूट कर सकते हैं हम, तो कभी भी एसिड और बेस में पानी नहीं मिलाएंगे हम, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में हम क्या मिलाएंगे, एसिड और बेस को पानी में मिलाएंगे ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना हो, ठीक है। या दिया भी हुआ है, पढ़ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर आप वाटर में एसिड और बेस मिलाते हैं तो ये हाईली एक्सोथर्मिक है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, नहीं मिलाना है, ठीक है, एसिड में वाटर नहीं मिलाना है। द एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर विद कॉन्स्टेंट, हमेशा हम एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है कि वाई वी कैन नॉट एड एसिड वाटर इनटू द एसिड एंड बेस, वाई एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड इन अ वाटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें पीएच वैल्यू आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। ये देखिए, एसिड और जो बेस होते हैं
उनको हम ये तो समझ पाते हैं कि ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन कोई कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, उसकी वैल्यू कैसे देखो निकालेंगे, कौन कितना स्ट्रांग है, कौन किससे ज़्यादा स्ट्रांग है। HCl क्या नींबू के, जो नींबू मतलब अगर लेमन ले लें तो क्या उससे ज़्यादा एसिडिक है, या HCl H2SO4 से ज़्यादा एसिडिक है, कैसे पता करें। या फिर NaOH और MgOH में से कौन ज़्यादा बेसिक है। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए इसको समझते हैं हम उसकी pH वैल्यू से, ठीक है। इसकी pH वैल्यू, pH का मतलब होता है, P का मतलब होता है, देखिए यहाँ जो P का मतलब है वो है प्रोटेंट। क्या है? प्रोटेंट का मतलब होता है पावर। प्रोटेंट का मतलब होता है पावर। यानी एसिड और बेस को समझने के लिए आपको उनकी pH वैल्यू समझनी होगी, यानी पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन, ठीक है। P मतलब पावर, H मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर आप निकाल पाए, ठीक है, तो उससे हम पता कर लेते हैं pH वैल्यू, ठीक है। अब देखिए pH वैल्यू निकालते कैसे हैं और pH वैल्यू होती कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जो pH वैल्यू होती है हमारी वो होती है 0 से लेके 14 के बीच में, ठीक है, 0 से लेके 14 के बीच में होती है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 0 से लेके और जितने भी 7 से कम, यानी 0 से बड़ा और 7 से छोटा अगर pH वैल्यू है, तो अगर किसी सब्सटेंस की जो pH वैल्यू है वो अगर 0 से ज़्यादा है और 7 से कम है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे एसिडिक। क्या बोलेंगे? एसिड, ठीक है। यानी अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है या 0 भी है या फिर 7 से कम है, 0 है, 0, 1, 2, 3 से लेके 6, 7 से कम तक है, तो उसको बोलेंगे हम एसिड। और अगर किसी भी सब्सटेंस की pH वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा है तो वो होगा बेसिक। लेकिन 7 से ज़्यादा मतलब 14 तक होगी, ऐसा नहीं है कि 50 भी हो किसी की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बड़ा समझने वाली बात है। क्या है वो समझने वाली बात? देखिए pH जो वैल्यू होती है वो जितनी कम होगी, यानी जैसे मान लो 0 है pH वैल्यू, इसका मतलब ये मोस्ट एसिडिक है, खतरनाक एसिड है। जितनी pH वैल्यू कम उतनी एसिडिटी ज़्यादा, यानी उतना एसिडिक ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी देखिए यहाँ pH वैल्यू 0 है तो उसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक है। कैसा है? मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। यानी जितनी pH वैल्यू कम वो उतना ज़्यादा एसिड, और जितनी pH वैल्यू ज़्यादा उतना ज़्यादा बेस। यानी pH वैल्यू अगर किसी की 14 है, कितनी है? 14 है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है वो। क्या है वो? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो 0 मतलब एसिड, बहुत मोस्ट एसिडिक, और 14 मतलब मोस्ट बेसिक। यानी अगर 14 और 7 और 14 के बीच में अगर लाई कर रही है उसकी बेसिसिटी, तो वो बेसिक तो है ही, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे 14 की तरफ तो वो हो जाएगा बेसिक ज़्यादा, ठीक है, मोस्ट बेसिक। और अगर हम 0 से लेके 7 से नीचे जितना आते जाएंगे 0 तक, तो वो होता जाएगा मोस्ट एसिडिक, ठीक है ना। तो इसको एक फॉर्मूला भी है कि pH, आपको वो वाला फॉर्मूला नहीं समझना जो पहले आपकी किताबों में आता था। pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यानी जितनी एसिडिटी pH वैल्यू कम उतनी एसिडिटी ज़्यादा। जैसे 0 है pH वैल्यू तो एसिडिटी उतनी ज़्यादा, इज प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने आई थिंक, पॉज करके। नेक्स्ट यहाँ देखिए ये दिखाया गया है कि जितना आप पीछे की तरफ जाएंगे, 7 से नीचे की तरफ जाएंगे 0 की तरफ, उतना H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, तो ध्यान देना कि जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
मैं क्या कह रहा हूँ, जितना H+ आयन ज़्यादा होंगे किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा, और जितनी इधर चलेंगे यानी OH कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, OH- कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, उतना ज़्यादा बेसिक होगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको pH वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ आपको दे रखे हैं, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा कि आप इनकी pH वैल्यू नोट करें। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे से कुछ pH वैल्यू दे भी रखी है, जैसे अगर गैस्ट्रिक जूस है, जैसे HCl बोलते हैं, उसकी pH वैल्यू होती है 1.3। ठीक है, लेमन जूस है, लेमन की होती है 2.1 2.2। ठीक है, प्योर ब्लड है तो उसकी 7.4 होती है, थोड़ा बेसिक होता है ब्लड। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है जिसकी 10 होती है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना आपको चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई एसिडिटी बन रही है आपके पेट में, तो आप उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? क्या एसिड पी लेंगे? नहीं, उसके लिए हमें बेस चाहिए। ठीक है, तो बेस जब हम यूज़ करेंगे तो हम लोग, वैसे तो आपने देखा होगा इनो का हम यूज़ करते हैं, वो भी एंटासिड होता है, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का एंटासिड है, यानी एंटिक एसिड है। ठीक है ना, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं अगर एसिडिटी बन रही है हमारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस भी हैं pH वैल्यू की, ये भी देख लेते हैं। जैसे आर प्लांट्स एंड एनिमल आर pH सेंसिटिव, यस। जो pH रेंज होती है हमारी बॉडी की वो होती है 7 से लेकर 7.4 तक, जो हमारा ब्लड भी होता है। तो आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है, एसिड रेन बोलते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश में ना, तो जो एटमॉस्फेयर में जो एसिड होता है वो बारिश के साथ कंबाइन, बारिश के साथ कंबाइन कर, रेन के साथ कंबाइन करके उसको रेनी एसिड भी बोलते हैं, कंबाइन करके वो हमारे नदियों में या फिर तालाब में भर जाता है, जहाँ मछलियाँ भी हो सकती हैं, तो वहाँ उसकी pH वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और pH वैल्यू डिक्रीज कर जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ सॉइल। तो pH वैल्यू सॉइल की भी होती है, तो सॉइल की pH वैल्यू जो रेंज होती है वो थोड़ी सी लीस्ट एसिडिक होती है, 6 के आसपास होती है pH वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम जो ग्रो करते हैं उसकी pH वैल्यू जो होती है वो 6 के अराउंड होती है। ठीक है ना, चलिए pH वैल्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे pH वैल्यू भी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपने देखा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी ज़्यादा तला या भुना खा लेते हैं, तो HCl जो है उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl की मात्रा ज़्यादा निकलती है। अब HCl ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, HCl ज़्यादा निकलेगा तो हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाएगी, यानी एसिड बन रहा है तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। एसिडिटी बढ़ जाएगी तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। ठीक है ना, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक, ऐसा माइल्ड बेस लेते हैं, कुछ माइल्ड बेस उसको यूज़ करेंगे, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर, चलिए pH वैल्यू ऑफ टूथ डिके। आपने देखा होगा कि हम जो कुछ खाते हैं वो लगभग एसिडिटी की होता है। ठीक है, आप जितनी भी सब्जियां खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटियां, सब्जियां, जितनी भी आप चीज़ें खाते हैं वो ऑलमोस्ट एसिडिक होती हैं। ठीक है, दूध भी तक एसिडिक होता है, दूध की भी pH वैल्यू 7 से कम ही होती है। ठीक है, अच्छा, वाटर की pH वैल्यू, वाटर न्यूट्रल होता है, ध्यान रखिएगा, 7 होती है pH वैल्यू। ठीक है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो अगर हमारे दांतों में या कुछ लगा रह जाता है तो कुछ दिन बाद वो क्या होता है, अब एसिडिक है तो, ठीक है, तो डिग्रेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट। अब इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा माउथ ज़्यादा एसिडिक हो गया, जैसे pH वैल्यू अगर हमारी माउथ की 5.5 से नीचे चली गई तो हमारा जो दांतों की जो परत है ना, वो कैल्शियम फॉस्फेट की होती है, तो वो टूटने लगेगी, वो बिखरने लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेगुलर ब्रश करते रहना चाहिए। तो जो ब्रश होता है ना, पेस्ट होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है, जिससे हमारे दांतों को साफ भी रखता है और वो एसिडिक pH वैल्यू डिक्रीज भी नहीं होने देता। चलिए आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको देखा होगा हनी बी जो है वो डंक मार देती हैं, तो वो हनी बी जो डंक इसलिए मार देती हैं, मतलब डंक टच कर देती हैं, या इरिटेशन भी होती है, आपको पता ही होगा, स्टंग कर देती हैं। तो जब भी स्टंग कर देती हैं हमारे अंदर अपना, वो एसिड डाल देती हैं बेसिकली, वो जो हनी बी है वो क्या कर देती हैं, डंक स्टंग करती हैं कि नहीं करती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक एसिड रिलीज करती हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उस एसिड की वजह से हमारे जो जहाँ पे डंक लगा होता है वो जलन करने लगता है। तो इस केस में भी आप माइल्ड बेसिक सोडा का यूज़ करके उस जलन को रिलीफ पा सकते हैं। एक और ऐसा पौधा होता है जो नेटल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगर ये भी आपको टच कर जाए ना तो इससे भी भयंकर ईचिंग होती है।
ठीक है। तो इस तरह का जो पौधे हैं वो बेसिकली हिल एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ नेचुरल सोर्स दे रखे हैं एसिड की, जैसे विनीगर में होता है एसिडिक एसिड, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, टारमिंट में होता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, सोर मिल्क खट्टा दही में होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, ऐसे ही नेटल स्टिंग में भी कौन सा होता है मेथेनोइक एसिड। अभी नेटल जो स्टिंग है वो पड़ा ऊपर देखा था हमने, डग मार देता है जिससे ईचिंग होती है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बहुत, जिसका बोलते हैं हम अबाउट सॉल्ट्स। ठीक है, अब इसमें हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली सॉल्ट का क्या है, हम जो कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो हमारा जो कॉमन सॉल्ट है वो है कितना, क्या है हमारा कॉमन सॉल्ट, क्या है कॉमन सॉल्ट, NaCl। ठीक है, NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। अब जो ये सॉल्ट है ना, ये कई ऐसे सब्सटेंसेस को बनाने में काम आता है, उन सब्सटेंसेस के बनाने में हम इसका प्रयोग करेंगे, किसका, NaCl का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो 5 तरह के हम इसमें सब्सटेंसेस को बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बनाएंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। तीसरा सबसे पहला है, इसको बनाएंगे सबसे पहले हम NaOH, सबसे पहले बनाएंगे हम कॉमन सॉल्ट से NaOH, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं इसको हम। फिर बनाएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर बनाएंगे बेकिंग सोडा, जिसको बोलते हैं हम NaHCO3, 1 2 3। फिर इसके बाद बनाएंगे हम वॉशिंग सोडा, जिसको बोलते हैं हम Na2CO3.10H2O। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट है वो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो POP बोलते हैं, उसको हम घरों में यूज भी करते हैं, वो है CaSO4.12H2O। ये 5 तरह के सब्सटेंसेस को हम किससे बनाने वाले हैं, कॉमन सॉल्ट से। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉस्टिक सोडा, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब सुनिए क्या करेंगे हम, देखिए सुन लीजिए ध्यान से, कि जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन में क्या डालें, ब्राइन सॉल्यूशन में जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, क्या करें, अभी अरेंजमेंट देखेंगे। जब भी हम ब्राइन सॉल्यूशन में क्या पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, ठीक है, तो ये जो NaCl है, ठीक है, ये ब्रेक हो जाता है Na प्लस Cl माइनस में। ऐसे ही वाटर H प्लस और OH माइनस में। तो ये Na और जो OH है ना, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaOH, और एक Cl और एक Cl मिलके Cl2 गैस निकलती है, और एक H प्लस और एक H प्लस मिलके कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस साल 2024 के एग्जाम में ये पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी मेथड से तैयार किया जाता है, कौन सा मेथड है, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। 1 नंबर का सीधा क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछा गया था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं अरेंजमेंट क्या है। तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रोड लिए हमने, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लिए, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाला, ये सब ब्राइन सॉल्यूशन है। यहाँ Na प्लस में टूट गया, Cl माइनस में टूट गया नमक, ठीक है, वाटर जो है OH माइनस में टूट गया और H प्लस में टूट गया। तो Na और OH मिलके क्या बना, NaOH, जो हमें बनाना था। कॉस्टिक सोडा ही तो चाहिए हमें, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कैथोड से कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन। कैथोड से कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस। और एनोड से कौन सी गैस निकली, Cl2 गैस। ये भी ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में ये भी पूछा गया था, एनोड से कौन सी गैस निकलेगी, तो एनोड से निकलेगी आपकी क्लोरीन, और कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी गैसेस निकलती हैं, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है।
ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो जब भी हम ड्राई CaOH का होल्ड हुआ है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी हम ड्राई कैल्शियम, ड्राई पे ध्यान देना, ड्राई स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं इसको, जब भी हम ड्राई स्लैग्ड लाइम में क्या फ्लो करा दें? क्लोरीन गैस फ्लो करा दें, तो क्या बनता है? CaOCl2 और क्या निकलता है? वाटर। ठीक है, इसी CaOCl2 को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को ही हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को। तो सिंपल सा है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। जब भी आप ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यानी सिलेक्ट लाइम में क्या फ्लो करा दें? Cl2 गैस फ्लो करा दें, तो क्या बनेगा? हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर आपके कहाँ काम आता है? तो ब्लीचिंग तो महिलाएं यूज़ करती हैं, आपको पता ही होगा। महिलाएं कहाँ यूज़ करती हैं? ठीक है, अपने सौंदर्य उसमें यूज़ करती हैं। ठीक है, कपड़ों की रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है, जितनी भी लॉन्ड्री है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये भी ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो जर्म्स हैं उनको भी किल करने के काम आता है ये वाटर में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्सटेंस की, जो है बेकिंग। और नेक्स्ट सब्सटेंस है बेकिंग सोडा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी नमक के पानी यानी ब्राउन सॉल्यूशन में अमोनिया मिला दें, अमोनिया मतलब NH3, तो उसको बोलेंगे हम अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। जब भी अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में क्या फ्लो करा दें? CO2 गैस। जब भी अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में क्या फ्लो करा दें? क्या फ्लो करा दें? CO2 गैस। तो क्या बनता है? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, और NH4Cl ये बाई प्रोडक्ट है, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा बन गया, बहुत आसान है। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 गैस फ्लो करा दो, बस क्या बन गया? बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा कहाँ का काम आता है? ठीक है, तो बेकिंग सोडा कहाँ काम आता है? तो बेकिंग सोडा आपने देखा होगा खाने में यूज़ करते हैं, माइल्ड बेस भी है। तो एसिडिटी के जितनी भी एसिडिक आपके दवाइयाँ होती हैं उनमें बेकिंग सोडा का यूज़ हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी जगह क्रिस्पी बनाने के लिए, केक में डालने के लिए, ठीक है, ये सब में यूज़ होता है। अब 2 मॉलिक्यूल हमने क्या किया? बेकिंग सोडा के लिए लिए, यानी NaHCO3 के। ठीक है, उसको हमने हीट किया, तो क्या बना? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और कौन सी गैस निकली? CO2। ठीक है, और बना पानी। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी Na2CO3 में हम क्या ऐड कर दें? सिर्फ क्या ऐड कर दें? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी 10H2O ऐड कर दें, तो क्या बना? Na2CO3 डॉट 10H2O, और इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में देखिए, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में आपने CO2 गैस डाला, तो बना NaHCO3, और NaHCO3 के डबल मॉलिक्यूल लेके आप उनको हीट किया, क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को आपने सिंपली क्या कर दिया? वो तो बन गया बेकिंग सोडा, आपने सिंपली उसको क्या किया? उसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब ऐड कर दिया तो बना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की ये विधि है बनाने की। ठीक है, वॉशिंग सोडा भी बन गया। ठीक है, अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं वो थोड़ा सा आगे देख लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ होता है? तो देखिए, ये इस बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ग्लास सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरॉक्स बनाने में यूज़ होता है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी क्लीनिंग एजेंट भी है एक। ठीक है, और रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो आपने देखा भी होगा कि जो भी आपके जो डिटर्जेंट आते हैं उनमें ये सब आता है। ठीक है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई?
इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है, ठीक है, पेपरों में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैल्शियम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और हमने उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आप उसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो उसमें से जो वाटर होगा वो रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होते ही जो सॉल्ट है वो किस में आ जाएगा, वाइट। जैसे ही आप उसको हीट करना के बाद वो करेंगे, जैसे ही आप उसको हीट करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, तो वो अपना कलर जो है वो चेंज कर लेगा और वाइट कलर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम उसको ऐसे ही दोबारा से छोड़ दें तो फिर वो वाटर गेन कर लेगा, मॉइस्चर तो रहता ही है एटमॉस्फेयर में, तो मॉइस्चर जैसे ही वो गेन कर लेगा और वो गेन करने के बाद वो किस कलर में आ जाएगा, ब्लू कलर में। तो ध्यान रखिएगा, जो कॉपर सल्फेट जो होता है क्रिस्टल, वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर हम उसको हीट करें तो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? इज ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। वन फॉर्मूला यूनिट यानी वन मॉलिक्यूल का जो वन मॉलिक्यूल है उसमें जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे यहाँ CaSO4 में कितना वाटर है क्रिस्टलाइजेशन, 0.5 H2O, यानी CuSO4.5 H2O। जैसे अगर वॉशिंग सोडा की बात करें तो Na2CO3 में कितना वाटर है, 10 H2O, ठीक है। ऐसे ही केमिकल जो है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 0.2 H2O, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा कि जितने नंबर ऑफ फिक्स्ड मॉलिक्यूल होते हैं किसमें, एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट में, उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ध्यान दीजिएगा। इसी की बात करते हैं, लास्ट अपना जो टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो बनाया जाता है। जैसे ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये होता है हमारा जिप्सम, ठीक है, ये हमारा जिप्सम। इसको जब आप हीट करेंगे, इसको जब आप हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या बनेगा आपका, CaSO4.5 H2O, और इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जब भी आप जिप्सम को आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4.5 H2O, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम जिप्सम, ठीक है। यहाँ देखिए रिएक्शन भी है, ठीक है। अब मैं इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को दोबारा से रिक्रिस्टलाइजेशन कर दूँ उसका, यानी 1.5 H2O फिर दोबारा से इसको दे दूं तो ये फिर इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो पाउडर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने के बाद हम उसको दीवारों पर लगाते हैं तो कैसा वो ठोस हो जाता है, ठोस होने के बाद वो जिप्सम बन जाता है। तो हम बेसिकली वाटर ऐड करते हैं उसमें। क्लियर है? चलिए आज यहीं तक चैप्टर ये आपका ख़त्म हुआ है, ठीक है। आप ये व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर ये आप इसको पढ़ सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।